जय सीताराम। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम पढ़ेंगे आरबीएससी क्लास 11-12 में चलने वाली हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जिसका हम पार्ट 1 कर चुके हैं। हम पार्ट 2 शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा। क्या हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की परंपरा, आइए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य की लेखन सामग्री प्राप्ति के हिंदी साहित्य की लेखन सामग्री प्राप्ति के पश्चात इतिहास लेखन प्रारंभ किया गया। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखन का श्रेय फ्रेंच भाषा के विद्वान को जाता है। इसका नाम गारसा दे तासी था। इनका इस्तेतवार दे ला लिटेरतूर इंदुई ए हिंदुस्तानी नाम से 1839 में प्रथम भाग प्रकाशित हुआ तथा द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। इसे अंग्रेजी के वर्णों के क्रम अनुसार रखा गया। कैसे? अंग्रेजी के वर्ण क्रम अनुसार। यह हिंदी और उर्दू के लगभग 70 कवियों का संग्रह है। तासी ने प्रथम प्रयास में कवियों की जीवनी और उनके द्वारा रचित रचनाओं का उपलब्ध वितरण प्रस्तुत किया। यह नई दिशा की ओर प्रथम कदम था। इनका प्रारंभिक प्रयास प्रशंसनीय रहा। यह गौरवपूर्ण गाथा हिंदी के इतिहास लेखन की परंपरा में नींव का पत्थर थी। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज के नाम से 1883 में दूसरा इतिहास लिखा। इसमें लगभग 1000 कवियों का वर्णन है। इसमें कवियों की जीवनी, जीवन संबंधी घटनाएं, चरित्रों एवं उनकी कविताओं के संग्रह को संग्रहित किया गया है। हिंदी इतिहास लेखन का तीसरा प्रयास डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से लिखा। यह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से 1888 में प्रकाशित हुआ। इन्होंने इस इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से व्यवस्थित किया। इस प्रकार का इतिहास पहली बार लिखा गया, किंतु कालक्रमबद्ध इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत मिस्र बंधुओं द्वारा की गई। यह ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद के नाम से 1913 में प्रकाशित हुआ। इसमें काल विभाजन भी किया गया। इसी समय हिंदी साहित्य जगत में एक देदीप्यमान नक्षत्र का अवतरण हुआ। इनका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल था। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को सुव्यवस्थित कालक्रम अनुसार लिखा। इस इतिहास को हिंदी साहित्य का प्रारंभिक ग्रंथ माना जाता है। ये नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 में प्रकाशित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित करके इतिहास की महत्ता को बढ़ा दिया और आगामी लेखकों के लिए सामग्री सीधा और सरल मार्ग तैयार कर दिया। इनका कालक्रम अनुसार न्यायोचित एवं युग अनुरूप इतिहास है, क्योंकि इन्होंने उपलब्ध ग्रंथों के आधार पर काल विभाजन किया। इस इतिहास में शुक्ल जी ने अपना दृष्टिकोण भी स्पष्ट किया है। उन्होंने लिखा, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना साहित्य का इतिहास कहलाता है। शुक्ल जी के पश्चात हिंदी साहित्य के परवर्ती इतिहासकारों ने भी हिंदी जगत में अपना योगदान दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से इतिहास लिखा। किस नाम से? हिंदी साहित्य की भूमिका।
जिसमें ऐसे तथ्यों एवं निष्कर्षों का प्रतिपादन किया जो लेखन की दृष्टि से नवीन सामग्री एवं नई व्याख्या देती है। अन्य लेखकों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 1938 में, डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा तथा डॉक्टर नामवर सिंह इत्यादि ने अपने अध्ययन, शोध प्रबंध व समीक्षात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से हिंदी साहित्य के इतिहास में नवीन योगदान दिया। हिंदी भाषा पर साहित्यिक प्रभाव। भारत की विशाल धरा पर अनेक परंपराओं के लोगों ने आक्रमण किया और वे यहाँ रच बस गए। उनकी परंपरा भारत की संस्कृति से मिल गई। भारत की धरती पर वैदिक धर्म के साथ बौद्ध धर्म में जैन धर्म का भी प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म ने मनुष्य को जियो और जीने दो की शिक्षा दी। जैन धर्म ने इसी सिद्धांत को अहिंसा के नाम से अपनाया। किंतु वैदिक धर्म नष्ट नहीं हुआ। वैदिक धर्म में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं दर्शन शास्त्रों की रचनाएं हुई। न्याय दर्शन महर्षि गौतम का, योग दर्शन महर्षि पतंजलि का, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद का, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल का, पूर्ण मीमांसा महर्षि जैमिनी का, उत्तर मीमांसा वेदांत शंकराचार्य का तथा 6 वेदांग शिक्षाएं कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष में व्याकरण है। इन्हीं के कारण भारत विश्व में जगत गुरु कहलाया। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय उच्च कोटि के शिक्षा केंद्र बन गए। वैदिक संस्कृति का पूर्ण विकास हो गया। यहाँ से विश्व में सृष्टि और परमात्मा की व्याख्या दी गई है। आत्मा और माया को व्यक्त किया गया है। मनुष्य को सृष्टि के विकास और विनाश को समझाया गया है। अज्ञान को मिटाकर ज्ञान के द्वारा विश्व शांति, प्रेम और सद्भावना की शिक्षा प्रदान की गई है। इसी कारण भारत का अस्तित्व आज भी अमिट है। संस्कृत के आचार्यों ने संतों, सिद्धाचार्यों, जैन आचार्यों तथा नाथ समुदाय के योगियों द्वारा जनमानस में चेतना का नवीन संचार हुआ। चित्तवृत्तियों का सात्विक प्रवृत्तियों की ओर मार्गदर्शन किया। इसका प्रमुख क्षेत्र भारतीय वैदिक साहित्य में ऋग्वेद को जाता है, क्योंकि ऋग्वेद की ऋचाएँ सृष्टि के तत्वों को प्रमाणिक व्याख्या प्रदान करती है। जैसे इंद्र, वरुण, सूर्य, पृथ्वी आदि को देवों की संज्ञा देकर सृष्टि के संचालन में इनके सहयोग को प्रदान करने के कारण इनकी स्तुति की गई है। ये सत्य जगत विदित है कि इन तत्वों के माध्यम से सृष्टि आज भी संचालित है। ऋग्वेद हमारे साहित्य का मूल है। संस्कृत भाषा से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई और क्षेत्रीय अपभ्रंश भाषाओं से उपभाषाएं एवं बोलियां ही हिंदी भाषा के जन्म का कारण है। इस हिंदी साहित्य पर वैदिक कालीन संस्कृत के शब्दों की अमिट छाप है। जैसे वाल्मीकि, वेदव्यास, अशोक घोष, कालिदास, बाणभट्ट, दंडी, भामा, भारवी, भवभूति, विश्वनाथ, जयदेव, माघ एवं कल्याण आदि कवियों ने तथा अपभ्रंश साहित्य के अनेक आचार्यों के काव्यों ने हिंदी भाषा को प्रभावित किया। अब्दुल रहमान का संदेश रासक, जोइंदुकृत, परमात्म प्रकाश, धर्मपालकृत, भविष्यत्काः, पुष्यदंतकृत, जसहरचर्यु, स्वयंभूकृत, पौमचर्यु, मुनिराम सिंह कृत, पाहुड़धोआ तथा हेमचंद्र का शब्द अनुशासन जैसी कृतियों का हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान है। राहुल शंकरत्यायन तो इस समय के सरपा यानी सरपाद कवि को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। राजनीतिक प्रभाव। हिंदी का हर्षवर्धन राजनीतिक प्रभाव। हर्षवर्धन का साम्राज्य
16वीं शताब्दी से प्रारंभ से छिन्न भिन्न हो गया। उसके द्वारा शासित राज्यों ने अपनी संप्रभुता प्राप्त कर ली। साथ ही आक्रमणकारियों के लगातार युद्धों से भारतवर्ष की स्थिति को शोचनीय बना दिया। भारत की संगठित सत्ता पतन की ओर जा रही और उस समय इस्लाम राज्य की नींव रखी जा रही थी। 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक भारतीय राजनीति परिस्थिति धीरे धीरे क्षीण होती चली गई तथा इस्लामी शासक हिंदुस्तान पर काबिज हो गए। युद्धों से आहत भारतीय जनता पूर्ण धैर्य खो चुकी थी। विदेशी शक्तियों के आक्रमण का प्रभाव साहित्यिक क्षेत्र में पड़ने लगा। भाषा में अरबी फारसी के शब्द आ गए। चारों तरफ अराजकता, गृहकलह, विद्रोह, आक्रमण, अशांति एवं निर्धनता से त्रस्त होकर मानव अपने मन को परम शक्ति परमात्मा के प्रति केंद्रित करने लगे। इस समय 3 बातें प्रमुख थी। कुछ व्यक्ति भौतिक सुखों से वंचित होने पर आध्यात्मिक बातें करने लगे। कुछ हिम्मत करके जी जान से दुश्मनों से लोहा लेते हुए प्राण न्यौछावर करने लगे। कुछ मरते मरते भी अपने भोग का परित्याग नहीं कर सके। इस युग में विचित्र परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। इन परिस्थितियों के बीच चौथी पंक्ति उन लोगों की थी जिन्होंने अपने शौर्य और बुद्धि के बल पर धैर्य को बचाए रखा। ईश्वर की लोक कल्याणकारी सत्ता ने अपना विश्वास जमाए रखा। ऐसे वीर धरती के लिए गौरव बन रहे थे। उसी गौरवपूर्ण गाथा का उदय राष्ट्र साहित्य से हुआ, जिसमें आश्रयदाताओं, राजाओं की प्रशंसा में उनका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, शौर्य, वीरता और पराक्रम को दर्शाया जा रहा था। राजनीति एक अजीब मोड़ ले रही थी। विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत को पूरी तरह नष्ट कर दिया। जन धन की हानि के साथ भारतीय निराशा के सागर में डूब रहे थे। आर्यवर्त की समृद्धि, खुशहाली एवं शक्ति से आसपास के सीमावर्ती प्रदेश खुश नहीं थे। उनमें मस्तिष्क में सदैव आर्यवर्त की खुशी छीनने की योजना बनी रहती थी। यह सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश विदेशियों की आंखों की किरकिरी बना हुआ था। यहाँ यवन, आभीर, हूण, कुषाण तथा मुसलमान आदि जाति आई। भारत के अद्भुत शौर्य के आगे यवन पराजित हुए, किंतु लगातार युद्धों के कारण 10वीं शताब्दी तक विदेशी जातियों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। 6ठी शताब्दी में हर्षवर्धन का एक छत्र साम्राज्य रहा। चीनी यात्री हेनसांग जब आया तो भारत के वैभव को देखकर मैं चकित रह गया। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने भारत पर लगातार कई आक्रमण किए, भारत को लूट कर ले गया। गजनवी के बाद भारत में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया। तब पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का तराइन में 1191 में पहला युद्ध हुआ, जिसमें गोरी पराजित हुआ। किंतु दूसरे ही वर्ष 1192 में शहाबुद्दीन गोरी तराइन के मैदान में फिर आ डटा। यह भारत के लिए एक निर्णायक युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और गोरी की विजय। इन युद्धों के कारण जनता और पिस गई आर्थिक संकट से जूझ रही थी। अकाल और भूखमरी से आहत थी और सम्राट युद्ध में व्यस्त रहते थे। गुलाम प्रथा का बोलबाला था। स्त्रियों को बाजार में खरीदा और बेचा जाता था। दास प्रथा का प्रचलन हो रहा था। गुलाम वंश से खिलजी वंश तक भारत की स्थिति दयनीय हो गई थी। अकाल और गरीबी के कारण हिंदुओं को दुख भोगना पड़ता था। अमीर खुसरो इस युग के
कवि थे। इन्होंने इस समय अपनी प्रसिद्ध कृति खुसरो की पहेलियाँ लिखी। इन्होंने इस समय अपनी प्रसिद्ध कृति खुसरो की पहेलियाँ लिखी। तरवर से एक तरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया बाप का उससे नाम जो पूछा, आधा नाम बताया। आधा नाम पिता पर प्यारा, बूझे पहले गोरी। अमीर खुसरो यों कहे, अपने नाम न बोली निभोरी। सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव सामाजिक स्थिति का प्रभाव। राजनीतिक परिस्थितियों के साथ सामाजिक स्थितियों में भी परिवर्तन आ रहा था। जनता का शासकों के प्रति विश्वास समाप्त हो गया। जो धर्म के मठाधीशों के प्रति निराशा ही हाथ लग रही थी। चारों तरफ असहायता और लाचारी नजर आ रही थी। ऐसे में अंधविश्वास, जाति पाति का भेद और बढ़ गया। समाज में असामाजिकता, अत्याचार एवं अनुशासनहीनता का वातावरण फैल गया। स्त्री के प्रति और भी अन्याय होने लगा। नारी वस्तु की भांति खरीदी और बेची जाने लगी। सती प्रथा, बाल विवाह, दास प्रथा की परंपरा ने जोर पकड़ लिया था। ढोंगी संत महात्मा व्यक्तियों को धर्म का भय दिखाकर ठग रहे थे। निर्धनता जनता के लिए अभिशाप बन चुकी थी। अकाल, महामारी, आक्रमण के कारण फसलों को नष्ट करना, जनता को मार काटना आदि बातों ने समाज को विकट परिस्थितियों में डाल दिया। गरीब गरीब बन रहे थे, धनी धनवान बनते जा रहे थे। ऐसा तो आज भी हो रहा है। इस समय केवल साहित्य के द्वारा ही आशा का संचार किया जा रहा था। अपभ्रंश भाषा में साहित्य रचना हो रही थी, जिसके माध्यम से धर्म, नियम और नैतिकता पुनः समाज में अपना स्थान जमा रही थी। 7वीं शताब्दी के अंत में 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्थापत्य कला को बढ़ावा मिला। पल्लव शासकों ने शिल्पियों एवं चित्रकारों को सम्मान देना शुरू कर दिया। मद्रास म्यूजियम के चोल ताम्रपत्र के अनुसार कांचीपुरम से बुनकरों को उनकी व्यापारिक कलाओं के कारण वैश्य व्यापारियों जैसा सम्मान मिलना शुरू हो गया और बुनकर जुलाई कपड़े का व्यापार करने लगे। दक्षिण में वैष्णव आलवार संतों के उच्च वर्ण एवं निम्न वर्णों के संत आपस में मिलजुल कर रह रहे थे। समाज में सामाजिक सद्भावना का संदेश दे रहे थे। निम्न वर्ग सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से ऊपर उठने के लिए एक नया मार्ग ढूंढने के लिए प्रवृत्त हो रहा था। इसी समुदाय के कांचीपूर्ण नामक संत बहुत प्रतिष्ठित हो रहे थे। समाज में रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत एवं शंकराचार्य के अद्वैत का दर्शन जीवन दर्शन को प्रकट कर रहा था। अद्वैत के शंकराचार्य जगत को मिथ्या परिवर्तनशील मानते हैं और ब्रह्म को सत्य मानते हैं। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। और रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत में जगत को शरीर और ब्रह्मा को शरीरी मानते थे। रामानुजाचार्य के शिष्य रामानंद जी भक्ति को दक्षिण से उत्तर में लाने का कार्य किया। आदिकाल की पृष्ठभूमि। संस्कृत भाषा के विशाल साहित्य में अपार शब्द भंडार है। इसमें अनेक ग्रंथों की रचना हुई, किंतु वेद, उपनिषद, आरण्यक की भाषा जनसामान्य के लिए कठिन हो रही थी। इसलिए भाषा का सरलीकरण हुआ और लोक भाषा के रूप में अपभ्रंश तक पहुंच गई। 7वीं शताब्दी में अपभ्रंश पूर्ण रूप से विकास की ओर जा रही थी। कहीं पर ग्राम्य भाषा के रूप में तो कहीं पर संस्कृत निष्ठ शब्दावली युक्त वाक्य योजना के अंतर्गत लिखी जा रही थी।
तत्कालीन साहित्यकार जनरुचि को देखकर अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर रहे थे। 7वीं शताब्दी के सिद्धाचार्यों ने अपने अनुभवों को वाणी देना प्रारंभ कर दिया। उनकी भाषा में संस्कृत शब्दावली का प्रयोग हुआ। ये तत्सम शब्द धीरे धीरे हिंदी भाषा की नींव डाल रहे थे। 10वीं शताब्दी तक आते आते अपभ्रंश को लोक साहित्य पर्याप्त विकसित एवं सूक्ष्म भावनाओं की अभिव्यंजना करने लगा। इस समय अपभ्रंश भाषा परिष्कृत होकर साहित्य भाषा का रूप धारण कर चुकी थी और लोक भाषा में लिखित साहित्य तत्सम शब्दावली युक्त अपभ्रंश में लिखा जाने लगा। अपभ्रंश का रूप निखर कर आ रहा था। विभिन्न प्रवृत्तियों तथा विभिन्न कैवरूपियों के कारण कथा और शिल्प विधान भी संस्कृत साहित्य के नियमों के बंधन से मुक्त हो गया। यह विभिन्न संप्रदाय, धर्म तथा मतांतरों का काल था। कहीं सदाचार और वैराग्य की धारा में कवि अपनी रचना लिख रहा था, तो कहीं श्रृंगार रस की धारा के साथ साथ वीर रस का भी संगम हो रहा था। 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी का यह साहित्य राज आश्रय, धर्म आश्रय और लोक आश्रय के आधार पर रचा जा रहा था। इस समय साहित्यिक संक्रमण काल चल रहा था। छंद, काव्यात्मक रूप, विषय वस्तु, काव्य रूढ़ियाँ एवं परंपराओं की दृष्टि से अपभ्रंश साहित्य प्रचुर मात्रा में प्रभावित हुआ। हिंदी भाषा को प्राणवान बनाने का प्रयास प्रबुद्ध चेता तथा विकासोन्मुखी प्रतिभावान रचनाकारों ने अपने भावों को लोक रंजनकारी एवं लोक कल्याणकारी बनाने का सुनियोजित मार्ग प्रशस्त किया। जनमानस जीवंत धारा की ओर बढ़ रहा था। वीर रस की वेगमयी धारा ने अदम्य साहस का संचार किया, जो लोक रंजन के साथ साथ लोक रक्षण का काम कर रही थी। राज्य आश्रय कवियों ने युद्ध के क्षणों में सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए वीर रस को चुना। वीर रस की ओजस्पूर्ण शैली के कारण इसको रासों का नाम दिया गया। जैसे आध्यात्मिक, वीर रसात्मक तथा श्रृंगारिक रचनाओं के उदाहरण इस प्रकार है। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चिये राउ सहाबे मूलक, उजूरे उजू जाड़ी मा तेहुरे मंक, नियहि बोही जा जहूरे लंक। ये पंक्तियाँ सरपाद की। अमीर कज जज्जल भणई, पोहाणल ये मई जल्लऊ, सुल्तान शीश करवाल दह, तज्जई कलेवर दिए चलऊ। सारंगधर की पंक्तियाँ है। अगली है, जन्म अवधि हम रूप निहारल, नैन नर तिरुपति भेल, से हो मधु बोल श्रय वनहि सुनल श्रुति, पथ परस न मेल। विद्यापति की पंक्तियाँ है। आदिकाल के इस समय में हिंदी का प्रारंभिक रूप देखने को मिल रहा था। हिंदी की अपने अस्तित्व में आ रही थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल ही जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं। भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है। किसका? अपभ्रंश का ही बढ़ावा। इस अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं। कुछ लोग पुरानी हिंदी। तो 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार अपभ्रंश के प्रारंभ से लिखी गई रचनाएं और उत्तरार्ध अपभ्रंश की रचनाएं आदिकाल की रचनाएं मानी गई। इस समय का साहित्य परिनिष्ठित अपभ्रंश के रूप में हिंदी का रूप निखार रहा था। इस काल के नामकरण पर अनेक मत प्रकट हो रहे थे।